Last century was of dollar. Century before that was GBP, pound. Prior to that, it was Spanish. Prior to that, it was Portugal, so and so forth. Now you are going to see in this century rupification of the world. अच्छा यार, इस बार क्या होने वाला है, मुझे ना कई कमेंट आने वाला है कि ये तो विवेक सगी तो बोलती बंद है आज क्योंकि मेरे से कुछ निकलेगा नहीं आज. आई थिंक यू हैव लॉट टू गिव, तो आप बस बोलते रहिए, मैं एंजॉय कर रहा हूँ आज आपकी सारी बातें. कि ये सब तो अच्छी बातें हैं, भारत अच्छा कर रहा है, भारत बहुत अच्छा करेगा, भारत 10 ट्रिलियन डॉलर. इससे जो कमजोर, जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज है, उसको क्या फायदा होगा? तो लेट्स टॉक अबाउट इट. भारत ऐसा यूनिक कंट्री है जहां पे ग्रोथ कैन नेवर स्टॉप. व्हाई? वन मोर एडवाइस मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा. Please avoid investing in conglomerates. You understand that the bottom of the pyramid, maximum spending is going to happen because we all understand 4.5 साल सारे करप्ट पॉलिटिशियंस पैसा कमाते हैं, 6 महीने में उसको बांटते हैं. हेलो नमस्कार, वेलकम दोस्तों टू अनदर फेस टू फेस. और हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ रस्तोगी जी के साथ में. हेलो सिद्धार्थ सर. नमस्ते. नमस्ते. सब ठीक है? सब ईश्वर कृपा है. एकदम एकदम. तो सिद्धार्थ जी एम्बिट से हैं. एम्बिट एक बहुत बड़ी फर्म है इंडिया के अंदर में, ज़बरदस्त काम कर रही है, सालों साल से काम कर रही है. तो एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के अंदर में ये प्रिंसिपल ऑफिसर है, ये करता धरता है, यही अल्टीमेटली इनको पता है कि क्या चलता है शेयर बाज़ार में. तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, हमको बताइए, हमारे लर्नर्स को सिखाइए कि शेयर बाज़ार को कैसे देखना है. कल इनके बारे में हमने जाना था. अच्छा बैकग्राउंड, एक सिंपल सा छोटे शहर से उठता हुआ एक आम आदमी की कहानी जिसने बहुत ही खास काम किया है. और हम कल थोड़ा बहुत डिस्कशन भी चालू कर दिए थे बैंकिंग के ऊपर में, इत्यादि इत्यादि. बट आज है ना, फोकस करते इंडिया, भारत. इंडिया छोड़ देते, भारत करते हैं, है ना. भारत के बारे में बात करते हैं कि क्यों भारत आगे चलेगा ही और क्यों हमको भी आगे उसके साथ बढ़ना है. बढ़िया. तो भारत को आज़ादी मिले कुछ 76 वर्ष हो गए हैं, 1947 से 2023 तक. लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पिछले 9.5 सालों में हुआ जो हमको विश्व गुरु शीर्ष पर या एक ऐसी बुलंदी, एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने की एक, ये सिर्फ मंशा है कि कुछ कार्य भी हो रहा है? इसको समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि दिस इज ओनली प्रोपेगेंडा, दिस इज ओनली हाउ इन 2004, between 99 and 2004 people started to believe that India shining, वो आएगा, लेकिन कब आएगा? But today, in last 9.5 years, something has changed. Something has changed. And what has changed? Let's understand that. तो मैं एक आचार्य चाणक्य जो पूजनीय है, मैं उनका एक छोटा सा श्लोक से शुरुआत करता हूं. सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यम मूलः इंद्रियज. अर्थात इसका बड़ा सरल सा मतलब है, आपको जो भी सुख की प्राप्ति होती है उसका मूल कारण धर्म है. इसको मैं एक उदाहरण के तरीके से दूंगा. आपको किसी को अपशब्द कहने में सुख मिलता है, और वो आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं तो आपको सुख मिल रहा है, लेकिन क्या वो धर्म के विपरीत है या धर्म के अनुरूप है? वो धर्म के विपरीत है. तो जब आपने ये अधर्म काम किया तो वो आपको वापस दुख देगा. सो एनीथिंग विच इज नॉट इन अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और आनंदा is short lived, and that is adharma. Hence
anything which is as per the nature, as per the rules of nature, not set by any laws which are governed or constituted by people, laws which are constituted by nature, that is dharma. So जब भी आप उन लॉज का पालन करेंगे, उन लॉज पर चलेंगे, you will experience सुख. The second, सुख के लिए अर्थ, मनी बहुत जरूरी है. सो सुख का कारण धर्म, धर्म को परस्यू करने के लिए आपको अर्थ आवश्यक है. लेकिन क्या वो अर्थ आप गलत तरीकों से अर्जित कर सकते हैं? करके देखिए. आप कभी भी किसी के पीछे छुरा खोप करके आप अर्थ अर्जित कीजिए, आपके पुत्र और पुत्री आपको इतना कष्ट देंगे कि आपने जितना भी धन अर्जित किया है वो सब स्वाहा हो जाएगा. सो धर्मस्य मूलम अर्थम. उसके बाद वो अर्थ अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राज्य. अगर राज्य सशक्त नहीं है तो आप कभी भी अर्थ सस्टेन नहीं कर सकते. वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. देयर आर enough number of rich people who exist in Ukraine today. There are enough number of rich people who exist in Gaza today. There are enough number of rich people who exist in Armenia today. There are enough number of rich people who exist in Syria today. There are enough number of rich people who exist in Azerbaijan today. Are they really happy? Can they really become rich? No. They are rich. Their riches are in trouble. Hence, you need a strong rashtra to ensure ring fencing of your capital, of your artha. And for strong rashtra, strong rajya, you need indriya nigraha, indriya jaya, which means you have to ensure controlling of your senses. Controlling of senses of whose? People who are governing the rajya. I shouldn't be saying, but in 9.5 years, we are fortunate that we have got the head of state or the team under him who has not been fulfilling their own needs, their own pockets, their own children's desires, but fulfilling the aspirations of the people. That is the biggest difference. बट हो सकता है कि मैं आपको काउंटर करने के लिए बोलूं कि शायद यही तो नैरेटिव है जो चल रहा है कि इंडिया शाइनिंग इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो वही हैं, उन्हीं के कारण हो रहा है. Any system never moves from bottom to up. System always flows from top to down. Correct. If the head of state is polite, the person who's opening the door is also going to be polite. That's true. If the person at the top is corrupt, you can't expect the person at the bottom not to be corrupt. If the person at the top is selfish, you can't expect the person at the bottom to be not selfish. Hence, इसमें भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, जो महापुरुष होते हैं, जो पुरुष दुनिया को दिशा दिखाते हैं, वो उनके आचरण को देख करके बाकी सारे लोग उनसे प्रभावित होते हैं. Hence, if you are only doing for yourself, then you are not that Purushottam. You are not superior in Purush. You are not superior in men. Then you are any other animal. And that is one of the biggest difference. You think it's a trigger? Yeah, you think current government जो है अभी उनका आना was a trigger of our country to break out from where it was earlier? So विवेक जी, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. एवरीथिंग मूव्स इन साइकिल्स. आपको पता है कि 12वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी, सनातन धर्म तो बहुत 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 पुराना है. 6वीं शताब्दी तक हम ऐसे थे हम पूरे विश्व पर राज नहीं बल्कि पूरे विश्व को हम संभालते थे. 6वीं शताब्दी तक हमारे पे कोई आक्रांता, कोई आक्रमण नहीं हुए. 672 एडी में हमारे पास पहली बार हम लोगों ने हम पे अटैक करना शुरू किया. हमने रेजिस्ट किया. 12वीं शताब्दी तक कोई मेजर आक्रमण नहीं हुए. 12th
century onwards, we started having massive invasions. Despite of that, the size of the GDP and the contribution in the world GDP was roughly around 34-35%. 1/3 of the world economy was run by Bharat. आक्रांता आए, हमको लूट करके गए, मुगल्स आए, अफगानीज आए, सब ने हमको लूट करके लेकर के गए. Before Britishers, till the end of the 17th century, 16th century to be precise, we still was contributing 22% of the total world GDP. फिर ब्रिटिशर्स आए. ब्रिटिशर्स ने सरल सा काम किया, हमारी जड़ों को ही काट दिया. उनको समझ में आ गया कि ना आप इनको लूट सकते हैं, आप इनको कितना भी लूटेंगे लेकिन ये वापस खड़े हो जाएंगे. इनको कितना भी मारेंगे ये वापस खड़े हो जाएंगे. इनकी जड़ें काट दो. और इन्होंने हमारी जड़ें काट दी. एंड वी वर लेफ्ट विद 1% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इन 1947. एंड टुडे वी आर ओनली कंट्रीब्यूटिंग क्लोजर टू 3/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड जीडीपी. दैट्स अबाउट इट. लॉन्ग वे टू गो. लेकिन जैसा मैंने बताया, हर चीज साइकिल में है. तो आज दोबारा स्वामी विवेकानंद ने आज से 150 साल पहले बोला था कि भारत का समय आएगा. वो समय आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी साइकिल चल रही है. देयर वाज अ टाइम व्हेन यूरोप ruled the world. So there were global currencies. You know that last century was of dollar. Century before that was GBP, pound. Prior to that it was Spanish. Prior to that it was Portugal, so and so forth. Now you are going to see in this century rupification of the world. तो आप ये सोचिए, ऐसा टेक्नोलॉजी तो सबके लिए बराबर थी, लेकिन इस सेंचुरी में आते ही सनातन धर्म की महिमा, योग का अभ्यास, आयुर्वेद का अभ्यास, सब क्यों बढ़ गया? सो दिस इज ऑल सिक्लिकल. एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इतने सारे सिविलाइजेशंस 5000 साल में समाप्त हो गए. सिर्फ 2 सिविलाइजेशन जिंदा रहे, जो 1 एडी में खत्म हुआ था, जुडाइज्म जो अभी भी जिंदा है, और एक सनातन धर्म जो 5000 साल में अभी भी जिंदा है. लुक एट ऑल द अदर सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ऑल ऑफ देम, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड. सो ये शायद नियति है. मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये किसी मनुष्य या व्यक्ति के रूप में. ईश्वर सबको कार्य देता है. ईश्वर ने आपको कार्य दिया है कि आप स्टॉक मार्केट में लोगों को हाथ जलने से बचाएं. स्टॉक मार्केट खुद ही ऐसी संस्था है जहां पे आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट खुद ही कर लेंगे. आपका कार्य सिर्फ 2 है, लोगों को स्टॉक मार्केट में हाथ जलने से बचाना, और दूसरा, द लास्ट मैन स्टैंडिंग, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द वीकेस्ट लिंक इन द इकोनॉमी should participate into the growth of the economy. That's the only 2 tasks. Now, can God come and do it by himself, herself? The answer is no. Hence, he has chosen Vivek to do this. Got it. So now the narrative is more scientifically explained. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमारा इकोनॉमी का साइज जो है वो आज के रेट में 4 ट्रिलियन हो गया है. अब आपका एक प्रेडिक्शन है कि ये 10 ट्रिलियन तो होना ही है. जी. गिवन है. जी. तो ये कैसे आप बोल दिए? तो आपको एक मैं महाभारत की एक आपको किस्सा बनाता हूं. हाँ. तो जब अज्ञातवास खत्म हो गया, 10 वर्षों का आपका वनवास था पांडवों को. जब पांडव हार गए थे द्यूत में, then they were asked to go to vanvas for 10 years and then agyatwas for 1 year. After that, when they came back, it was promised that they will be given back their Indraprasth. Obviously, Dhritarashtra and Duryodhan both declined. Lord Krishna wanted that once the peace should be given a chance. The final point when peace can be achieved between Kauravas and Pandavas. तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही गए, वही एक शांति के दूत बनकर, शांति का न्योता देने के लिए कि आप जो
आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने वादा किया है, वो आप उसको निभाइए। धृतराष्ट्र ने पूर्णतया उसको नकार दिया। दुर्योधन, उसने भी नकार दिया। श्री कृष्ण ने बोला, आप मुझे पूरा इंद्रप्रस्थ मत दीजिए, मुझे पूरा इंद्रप्रस्थ मत दीजिए, आप मुझे सिर्फ 5 गांव दे सकते हैं। आप ये सोचिए, उस वक्त दुर्योधन के पास हस्तिनापुर, which was one of the largest kingdoms in Bharat, and Indraprasth, which was another largest kingdom in Bharat, jointly could have been held. 5 गांव देने में क्या तकलीफ थी? तब दुर्योधन ने एक बड़ा सिंपल सी चीज बोली, I will not give you even the tip of a needle. मतलब मैं आपको सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। Did Duryodhan really want these 5 villages? The answer is no. What happens sometimes is that we try, and this is also very interesting learning, क्योंकि मैं ये कहानी बता रहा हूं तो आपके मैं प्रश्न पर आऊंगा, but it's very interesting कि यहां पर what do we ultimately do? We generally get unhappy with things which we really don't want. Another interesting thing, we generally spend our money on things, goods and services we don't like to impress people whom we don't like. And that's one of the foolish things which most people do and burn their savings. Now coming back to the context, if this five villages could have been given, what would have happened? Peace could have been achieved, the entire Kauravas could have survived, but it didn't happen. And this is in financial terms also is known as endowment effect, or also known as risk aversion, or also known as prospect theory. These are multiple behavioral concept things. Now, why am I telling you this? Because this is one of the reasons why people, despite जो आपने मुझसे कल भी पूछा था कि एफडी में क्यों पैसा डालना चाहिए, why people are averse to equities, because they value more things what they have in conjunction to what they can get. So बड़ा simple सा prospect theory says that we don't value our profits and our losses equal. So बड़ा simple सा है, अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं, हम और आप एक गेम खेलें, अगर हेड आया तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा और टेल आया तो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे. नाउ इट इज अ फेवरेबल गैम्बल फॉर यू. विल यू प्ले दैट? द आंसर इज नो. 99.99% people will not play. Why? Because they value losses more dearly, and that is the reason they don't invest in equities. Now coming back to the point, if these people start participating in equities, what will happen? 3 things will happen. Number 1, their well-being will increase. As we spoke about that, equities generally compound between 12-13%. We have seen that Sensex Nifty has generally been compounding on a TRI basis between 13.5 to 15.5% between 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, over longer periods of time. So very, very distinctly. Number 2, it will give access to the capital which we are deficient of. So India still has a fiscal deficit. If I put the state, the center and the local government fiscal deficit all together, so we talk about as of now 5.9, 5.8% of the center deficit, but there is an equivalent deficit of the state, there is equivalent deficit of the local municipality. If I put all of it together, it is going to be roughly around 14-15 odd %, which means we need capital. If people start putting in capital at the right places, the access of capital to the entrepreneurs would be far, far better. Why is US there where it is? Why US is closer to a $26 trillion economy, and why India is only a $4 trillion economy? The answer is simple. They have done 2 things right. And the first is a quote. Did United States of America made highways, or highways made United States of America? Number 2, United States of America has the most transparent, most liquid, most efficient financial markets. And that is because of the ease of capital. Now, if
the smallest and the smallest of the retail investors starts participating into the equity markets, equity markets itself will become more efficient. And if equity market becomes efficient, channelization of capital becomes efficient, तो economy तो grow करेगी. Economy grow करेगी, entrepreneurship बढ़ेगी, and this is happening. So it is not deja vu. So think about it. There are three very interesting things which happened, and I'm relating to what I actually said in 2014. Nobody understands this, and I'm sorry, but most economists also don't understand this very, very, very important single reform which changed the trajectory of India, which changed the trajectory of Bharat, which changed the trajectory of this country forever and for good. What is it? विवेक जी बताइए, सबसे पहला जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली तो सबसे पहला रिफॉर्म, अव्वल रिफॉर्म भारतवर्ष में 2014 में क्या हुआ? आप मेरे को फिक्स में डाल रहे हैं. सबसे पहला, हाँ, तो मुझे मतलब I was not expecting this. Of course. जनधन 2014 में आया था. 2014 में आया था जनधन. हाँ, obviously. जनधन आज 75 करोड़ से 90 करोड़ के बीच का आंकड़ा है जितने जनधन अकाउंट है. व्हाट इट डिड? नंबर 1, as soon as जनधन accounts got opened, the entire money which was otherwise kept in the backyard got channelized into the financial markets, got into the system, financial system. Demonetization, digitization, COVID perpetuated it. Demonetization, digitization, and COVID perpetuated it. But what it did? We talk about, and I'll give you evidence and then I will talk about it. We think that PSU banks, which till about 2014 were making losses, aggregate losses of in excess of 50,000 odd crores, 48,000 to be precise, 48,000 crores. They were last year profitable by in aggregate more than 1 lakh crore. Why did this happen? Number 2, all the infrastructure. So we have heard that between FY22 and FY24, the absolute government capex jump in terms of numbers is closer to 65%. 2 साल में 65% capex growth. All infrastructure projects have become viable. Why? Bharat has got the 3rd largest number of unicorns. All of a sudden, 110 in number. Why? The answer is simple. This country has reduced the weighted average cost of capital forever. Thanks to Jandhan. आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 50 करोड़ औसतन 5,000 रुपए. 50 करोड़ इंटू 5,000. कितना धन बैंकों में घुस गया. What it did? It democratized the access to capital. जब मैं युवा था, if I had to go and visit a bank for any entrepreneurial loan, unsecured loan for business, I was treated like a beggar. I have to stand outside the bank, grease and request. मुझे एक अर्जी और एक विनती करनी पड़ती थी बैंक मैनेजर के साथ कि वो बैंक मैनेजर एक खुदा है कि वो मुझे लोन पास करेगा. Today people are running behind others to give loan. So this led to the democratization of capital so it created huge amount of profitability in the PSU banking system, because PSU banks, their cost of capital went down dramatically thanks to the Jandhan. Their focus shifted from the corporate banking to the retail banking. You are seeing that why private sector banks are under pressure. Why the retail loan growth is happening in the PSU banks much faster than the private sector banks. Their norms, their efficiency, everything is higher. But can they match the cost of capital of the PSU banks while giving secured loans? The answer is no. So that is number 1. Number 2, all the infrastructure projects which were unviable,
at 12%, 13%, 14% cost of capital, all of a sudden that cost of capital comes down to 8, 8.5%, 9%. NHAI or all the infrastructure companies become hugely profitable. Number 3, most of the businesses today, the biggest challenge people have is, people believe, is employment. But today, everybody is thinking about creating their own employment and employing 5 more people. Jobs are becoming redundant. Gig economy is taking up. Equity markets are taking up. We all know 8 to 9 crore. So think about it, the conundrum. In mutual funds, you have closer to 3.5 crore investors. In equities, you have 8.5 crore investors. Which clearly means that the mood of the new generation, the next gen, is self-reliance, Atmanirbhar. So the question which you asked me, what has changed? This is the most fundamental change, where people want to be self-reliant, self-dependent, don't want to be corporate slaves. इस पे मनुस्मृति की मुझे एक कोट, एक श्लोक याद आता है, and it's relevant in any space, whether it is job, relationship, work, anywhere. It says, Sarvam Parvansham Dukham, Sarvam Matvavanshan Sukham. It essentially means anything which is not in your hands, which is not in your control, which is not dependent on you, gives you grief, unhappiness and pain. Anything which is in your control, which is in your hands, which you have full charge on, can only give you sukha, happiness, ananda. Lovely. क्या मज़ा आ रहा है। अच्छा, इस बार क्या होने वाला है, मुझे ना कई कमेंट आने वाला है कि ये तो विवेक सर की तो बोलती बंद है आज क्योंकि मेरे से कुछ निकलेगा नहीं आज। आई थिंक यू हैव लॉट टू गिव, तो आप बस बोलते रहिए, मैं एंजॉय कर रहा हूँ आज आपकी सारी बातें। सर देखिए, ये सब तो नैरेटिव है, आप भी नैरेटिव मोड पे चले गए, ठीक है। बट क्या मेरा काम ये है कि हमको डेटा बैक नैरेटिव में जाना है। तो अब आप बताइए, इंडिया पहले क्या था, डेटा के साथ बताइए, और इंडिया क्या हुआ है। बिना डेटा के मेरे को नहीं समझ में आता है। ठीक है, देखिए विवेक जी, हम सब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हो गया। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? सो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ रोड, रेलवेज, डिफेंस। लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। सबसे पहला, आपने कब सुना था पिछले 10, 20, 25 वर्षों में, मेरी और आपकी आयु शायद हम लोग सेम उम्र के हैं, या मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा ही हूं, छोटा नहीं हूं, लेकिन Let's not get into that. अच्छा ठीक है, लेकिन कब हमको पता था कि भारत कोई भी डिफेंस का इक्विपमेंट खुद बनाता है? What we saw अभी जो दुबई में एयर शो हुआ, तेजस, the lightest and the fastest supersonic fighter plane was manufactured completely in India, Tejas. And it is not only manufactured for India, for Bharat, but for the world. So the narrative is now very, very clear. Make in India, make for Bharat, and make for the world. And hence, the world is now looking at India as a 3D economy. From a domestically oriented economy to an export oriented economy. क्योंकि जब हमने पहले बात किया कि 22%, 35%, it could not have been consumed by Bharat. It is for the world. हमारा मसलन जाता था, सिल्क जाता था, हमारे स्पाइसेस जाते थे, तो वो सब एक्सपोर्ट होता था। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हमने एक और चीज बात की कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाईवे बनाए, कि हाईवेज ने यूनाइटेड स्टेट्स को बनाया। कुछ उस पर बात करते हैं, कुछ उस पर दृष्टिकोण डालते हैं। भारत में 4 लेन हाईवेज 1947 से 2014 तक, मतलब 66-67 साल तक सिर्फ 18,371 किलोमीटर थे, सिर्फ 18,300 किलोमीटर। वो पिछले 9 साल में बढ़ करके
1300 किलोमीटर हो गए, लगभग 2.5 गुना ग्रोथ 9 वर्षों में, 2.5 गुना ग्रोथ। नाउ इसी तरीके से अगर आप रोड नेटवर्क का बात करें तो लगभग 91,000 किलोमीटर 1947 से 2014 तक, और वो बढ़ करके 1,45,000 किलोमीटर, 60%। मतलब आपने 100 किया 66-67 वर्षों में, और 9 में आपने 60% बढ़ा दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कंज्यूम कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं घोस्ट विलेजेस, घोस्ट हाउसेस, घोस्ट सिटीज। चाइना जैसा तो नहीं बन रहे। शायद चाइना की ग्रोथ इकोनॉमी जैसे स्लो डाउन हो गई, शायद हम वैसे तो नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या? तो उसका भी एक आंकड़ा देता हूं। कंजम्पशन, उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंज्यूम कौन कर रहा है? 2013-14 तक जो टोल का कलेक्शन था वो मात्र 4,770 करोड़ था मात्र। पिछले 9 वर्षों में वो बढ़ करके 41,372 करोड़, 10 गुना, लगभग 9.5-10 गुना बढ़ गया वो टोल कलेक्शन। इसका अर्थ यह कि लोग यूज कर रहे हैं, और लोग यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को उसमें बिजनेस में फायदा हो रहा है। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी चैलेंज, हम बोलते थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने पहले भी मेक इन इंडिया किया, लेकिन बढ़ा क्यों नहीं? द बिगेस्ट चैलेंज इज सप्लाई चेन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। ग्लोबली द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट is closer to 12%. In India, that logistics cost is between 14-15%. In United States, it is 8-9%. We have to bring this logistics cost, because this logistics cost increase the burden on the business and reduce the profitability. We all understand that. और अल्टीमेटली कंज्यूमर को पड़ेगा। तो इसीलिए यहां से ये फास्टैग का कलेक्शन हुआ। लेकिन इससे आपको क्या फायदा हुआ? तो आप समझिए, एवरेज टोल टाइम, जो टोल पे आप समय व्यतीत करते थे, वो 334 सेकंड, 734 सेकंड्स एक टोल पे आप 2014 तक वेस्ट करते थे। मतलब करीब 12.5 मिनट। वो 2023 में घट करके 47 सेकंड हो गया, और गवर्नमेंट की मंशा है कि अगले 3 से 4 वर्षों में वो 30 सेकंड हो जाए। बाप रे! आप ये सोचिए, 12.5 से 47 सेकंड, और उस सेविंग्स, उससे जो फ्यूल की सेविंग्स हुई है। हम आयात करते हैं, हमारा खुद का क्रूड प्रोडक्शन बहुत कम है। 84% ऑफ द एनर्जी सप्लाई कम्स फ्रॉम आउटसाइड। 70,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हर साल हम बचा पा रहे हैं इसी से। उसी तरीके से अगर हम रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखें तो 2014 तक मात्र 600 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था रेलवेज का हर साल। 10 गुना बढ़ करके 6,000 किलोमीटर हर साल हो रहा है अब। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगभग 90% इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं रेलवेज की, सो भारत हैज द 3rd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। 90% has got electrified, and in next couple of years it will be 100%. Another interesting thing, जो हमारा डिफेंस है। सो आपको एक बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं। भारत का बजट डिफेंस में कभी भी 1.9% से 2.1% के आगे नहीं गया। आप पिछले 10 बजट को खोल करके देख सकते हैं। ये मेरी लिखित आप ये चेक कर सकते हैं। 1.9% ऑफ द जीडीपी टू 2.1%। बट पहले क्या होता था? अगर हमारा जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, 2% बड़ा सिंपल सा मैथ है, $700 बिलियन आपका बाहर चला गया। $700 बिलियन उठ करके बाहर चले गए, बाहर के कूड़े कचरा अंदर आ गया। नाउ यू विल एक्चुअली से कि हमको जरूरत है, लेकिन थिंक अबाउट इट, हमने बाहर से माल खरीदा,
अगर हमारे घर में युद्ध नहीं हो रहा तो हम उस डिफेंस इक्विपमेंट को पाल रहे हैं। मेंटेनेंस भारत की कंपनियां नहीं कर रही हैं, बाहर की कंपनियां कर रही हैं, तो हम उनको एन्युटी इनकम भी दे रहे हैं, ठीक है। और वो पड़ा हुआ है इट्स नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, $700 बिलियन, विवेक जी, $700 बिलियन, ओके, इन एन इकोनॉमी विच इज 3.5 और $4 ट्रिलियन। उसके सामने पिछले, अगर मैं 3 साल की बात करूं, और इस साल तो 70% गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 70% ऑफ द डिफेंस बजट इज गोना बी यूज्ड टू इंडिजिनसली प्रोड्यूस। मतलब $750-800 बिलियन में से $550 बिलियन भारत की अर्थव्यवस्था में जाएंगे उस डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने में। तो आप सोचिए, उससे लेबर, उससे पर कैपिटा इनकम, कैपिटल, सब चीज में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये जो 3 आंकड़े हैं, ये दर्शाते हैं कि भारत और भारत सरकार की मंशा क्या है और वो क्या कार्य हो रहा है। आपको हम देख रहे हैं ड्रोन की कंपनियां बन रही हैं, ड्रोन की कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। आज के दिन में अभी 2 से 3 जगह युद्ध चल रहे हैं, सब जगह ड्रोन का बोलबाला है। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द मिलिट्री पर्पस, फॉर डिलीवरी पर्पस, फॉर लॉजिस्टिक्स पर्पस, फॉर सर्वेलेंस पर्पस। ड्रोन्स आर एसेंशियल, और हमारे यहां कंपनियां अंदर बन रही हैं। सो दिस इज व्हाट इज भारत डूइंग। सही है। और अभी ये वाला सबसे बड़ा पॉइंट जो आप स्लाइड सामने खोल रखे हैं, तो ये तो मतलब मेंशन ही तो बड़ा सरल सा है। देखिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, आपको एक और चीज समझनी है। आज से 15 साल 20 साल पहले जब आप एक हाई वैल्यू चेक डालते थे, आप ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमको शाम तक क्रेडिट मिल जाए। आप ईश्वर से प्रार्थना करते थे लिटरली। अगर हाई वैल्यू चेक है, मतलब 5-10 करोड़ का है, तो आप प्रार्थना करते थे, वरना अगले दिन तो बैंक वाला दे ही देगा। और हर दिवाली, हर दशहरे आप उसको मिठाई देते थे कि भैया तुम क्लियर जल्दी से कर देना। सही है। उसके सामने अगर नॉर्मल क्लियरिंग हो गई, आउट स्टेशन क्लियरिंग हो गई, हाँ 7 दिन तो कहीं नहीं गए। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ब्लॉकिंग द कैपिटल, एंड हु इज अर्निंग दैट कैपिटल? दैट मनी इज अर्न्ड बाय द इंटरमीडियरीज, बैंक्स। What digitization did? आज के दिन में इंस्टेंट पेमेंट आधे, पूरे विश्व के आधे पेमेंट भारत में हो रहे। What it did, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि जब पैसा कैश में मूव करता है, फिजिकल कैश में मूव करता है, it moves 3 times. When it moves in the banking system, it moves 7 times. When it is through the digital system, it moves 9.5 times. The velocity of money increases, reducing the cost of capital, reducing the wastage of capital. Another interesting thing, आज के दिन में कोई इंपोर्टर, कोई एक्सपोर्टर को सबसे बड़ा धक्का किस चीज का है? करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क तो आप हेज कर सकते हैं, और इंटरनेशनल पेमेंट्स। एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा जो धक्का है वो है आपका स्विफ्ट का खर्चा। अंदर आया तो कम से कम 2-2.5 रुपया चला गया, बाहर भेजा तो 2.5 रुपया चला गया, उसके ऊपर बैंक का चार्ज अलग। What UPI has done and UPI is doing, 15 नेशंस के साथ इंस्टेंट ग्लोबल मनी ट्रांसफर एट 0.6-0.5% कॉस्ट। मतलब आपने एक्सपोर्ट, पहले तो आपको कॉम्पिटिटिव होना है क्योंकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करें। इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के बाद वहां पे आपका 5 रुपया 6 रुपया बीच वाला खा जा रहा है बिना कुछ काम किए। टू curtail that, UPI is gonna do this massive change. अगले 2 वर्षों में आप देखेंगे कि UPI will do instant global money transfer with across 15 nations. 15 देशों के साथ ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। सिंगापुर इज वन ऑफ देम। और इसी तरीके के 15 देश, उसके बाद द प्लान इज 60 नेशंस, जिन भी कंट्रीज के साथ हमारा FTA साइन हो रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं कि हमारा FTA साइन हो रहा है, चाहे वेदर इट इज UAE, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ कंट्रीज आर आस्किंग कि आप हमारे साथ कब FTA साइन कर रहे हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू थॉट दैट एवरीबडी वांट्स टू डू बिजनेस विद भारत? नेवर. So this is what is changing the velocity of money. As the velocity of money will change, the cost of capital will reduce, the business profitability will increase, and what it will benefit is equity markets.
मैंने बोला था ना दोस्तों ये छाती फूलने वाला है तो फूल गया, बहुत फूल गया। अब तो शर्ट भी छोटी लगने लग गई मेरे को। चलिए ये सब तो फिर वापस से अब नेक्स्ट लेवल ऑफ नैरेटिव्स विद लॉट ऑफ डेटा मैं कन्विंस हो गया। अब आप बताइए पैसा कैसे बनेगा? ये सब तो ठीक है, हम लोग कैसे पैसा बनाएं? ये मत बोलेगा निफ्टी खरीदते रहिए ये बहुत यूट्यूब चैनल बोल बोल के अब हो गया, अब निफ्टी के बियॉन्ड बात करिए। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉम मिलियनेयर टू बिलियनेयर, हाँ, फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर, हम इसकी बात करते हैं। देखिए आप चाहे आप एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई भी हैं, याद रखिए कितने भी आप एम्प्लॉयमेंट करते रहें, आपका बड़ा सिंपल सा है, इनकम में इलास्टिसिटी कम होती है। सो इनकम इज जनरली इनइलास्टिक एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इलास्टिक एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज सुपरसीड इनकम। आप जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं हमेशा। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, व्यथा है, वो रहेगी। सर ये एक बार मैं 2 मिनट दूंगा, बहुत अच्छा लगा ये बात आपने छेड़ दी। मैंने एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया था, पर्सनलाइज इन्फ्लेशन। परफेक्ट। इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं ना, इन्फ्लेशन है ही नहीं। जैसे थोड़ा कमाई बढ़ जाता है, मेरा खर्चा का प्रोपेंसिटी चेंज हो जाता है, तो इट्स एक्चुअली नॉन लीनियर। एग्जैक्टली, ये बात आपने कर दी, बहुत अच्छा लगा सुन के। एग्जैक्टली। और आपको एक और इसमें आपको चीज बताता हूं। हम लोग जो सोचते हैं इन्फ्लेशन सीपीआई देखते हैं, डब्ल्यूपीआई देखते हैं, बड़े खुश रहते हैं, 4.5% हो गया, 5% हो गया। मैं बंबई में हूं, आपने मुझे बताया आप कलकत्ता में रहते हैं, आप अच्छे परिवार से हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक अच्छे परिवार से हैं। हम लोग खाते क्या हैं? हमारा सबसे बड़ा 3 खर्चे कौन से हैं? सबसे पहला या तो रेंट या मेंटेनेंस, दूसरा गाड़ी का फ्यूल, तीसरा हमारे खाने का, बिजली का, यूटिलिटीज, और चौथा हमारे खाने पीने का। हम खाते पीते क्या हैं? वी ओनली ईट एंड ड्रिंक मोस्टली पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड ऑन एन एवरेज increases by 7-8% on a year-on-year basis, constantly without you knowing about it. So generally हम लोग अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, ये हमारे 4 सबसे बड़े खर्चे होते हैं। एक होता है हमारे रहने का रेंट, या हमारा जो मेंटेनेंस आता है, दूसरा होता है फ्यूल, तीसरा होता है हमारे कपड़े लत्ते का, और जो चौथा होता है कंज्यूमेबल्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा जो कंजम्पशन या ग्रोसरीज होता है। बट व्हाट डू वी कंज्यूम? वी जनरली कंज्यूम थिंग्स which are packaged, and all packaged items, they grow between 7-8%. Fuel constantly barring election months, it constantly increases by 5-6%. So CPI and WPI is not the right way. And as you rightly said, always remember that income is inelastic. Expenses are very elastic. They constantly keep jumping up and up and up and up and up. And this is what the RBI governor also said. जो अभी हमने देखा कि 25-26% पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन में ग्रोथ हुई है, वो क्यों हो रही है? Is it revenge spending? People are borrowing to travel. People are borrowing to consume. It's not a great place to be. Because अगर हम यूएस जैसा बनना चाहते हैं, कदापि नहीं, क्योंकि अगर हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमें ही उसका आगे भुगतान करना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जो आपने मुझसे एक महत्वपूर्ण चीज पूछी कि ये सब तो अच्छी बातें हैं, भारत अच्छा कर रहा है, भारत बहुत अच्छा करेगा, भारत $10 ट्रिलियन, इससे जो कमजोर, जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज है, उसको क्या फायदा होगा? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो एकदम प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। देखिए भाई साहब, आपको अगर अमीर बनना है, अगर आपको इस श्रेणी में आना है, देखिए व्हेन यू आर बोर्न you don't have a choice to be rich or poor. But when you die, you have a choice to be rich. You can die rich even though you are born poor. तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, 3 ही तरीके हैं जिनसे आप रिच बन सकते हैं। सबसे पहला, या तो आप स्टार्टअप फाउंड कर ले। तो देखिए आप में अगर विवेक जी में बड़ी कुवत है, विवेक जी एकदम दिग्गज हैं। विवेक जी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, अपना जबरदस्त ग्रो कर गए, आपके जैसे मित्रों का साथ था और विवेक जी जबरदस्त ग्रो कर गए। तो फर्स्ट इज, इफ यू हैव अ पैशन, इफ यू हैव एन आइडिया, एंड इफ यू कैन टेक योर पैशन टू एग्जीक्यूशन एंड मोनेटाइज इट, देन गो फॉर इट। थोड़ा टफ टाइम होगा, बट यू कैन बिकम अ मिलियनेयर इफ नॉट अ बिलियनेयर फॉर श्योर। तो
तो अपना या तो आप स्टार्टअप शुरू कीजिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कैपिटल नहीं होता, क्योंकि बूटस्ट्रैप करने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए, वो तो सच्ची बात है। लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव, देन व्हाट यू डू, टेक रिस्क, थोड़ा रिस्क लीजिए, और जो भी स्टार्टअप हो रहा है उसमें आप अगर को फाउंडर नहीं बन सकते, पहले दूसरे तीसरे पांचवें छठे 10वें एम्प्लॉय बन जाइए, कुछ ईसॉप्स ले लीजिए, स्वेट इक्विटी मिल जाएगा आपको। स्वेट इक्विटी मिल जाएगा तो कभी ना कभी तो वो मोनेटाइज होगा। नहीं हुआ, बाय चांस नहीं हुआ, तो आपको सैलरी मिल रही है। दूसरा, सैलरी के साथ आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है अपना स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि आपको काम तो उतना ही करना है जितना फाउंडर को करना है। तो स्टार्टअप का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर वो मोनेटाइज नहीं हुआ तो आप दूसरे स्टार्टअप में जाकर के अपने ईसॉप ले सकते हैं, बट दैट इज द सेकंड वे। द थर्ड वे इज दूसरे की इंटेलिजेंस को भुनाओ। So work on the intelligence of others. So there are whole bunch of intelligent businessmen. Invest in their businesses. So equities. अब आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि इससे अब देखिए, अब इक्विटी में मैंने आपको बताया कि अपना स्टार्टअप कीजिए या तो ईसॉप्स कीजिए। अब एक और इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको दृष्टिकोण डालना चाहता हूं। हम लोग ऐसे स्वीट स्पॉट पर हैं जहां पे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अगर आप थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़े से एक्यूमेन, थोड़े से ऑनेस्टी, थोड़ी सी इंटीग्रिटी के साथ करते हैं, यू कैनॉट लूज। व्हाई सो? क्योंकि भारत में ये जो आप इंटरेस्टिंग सा चार्ट देख रहे हैं, भारत में ई कॉमर्स यूजर्स, तो आपको पता है आज के दिन में रूरल और अर्बन की पॉपुलेशन कितनी है? रफली अराउंड 37-38% है अर्बन और बाकी है रूरल, तो 63-64% रूरल है। अगर मैं आंकड़ों में इसको तब्दील करूं तो 1/3 और 2/3, आपकी 140 का 1/3 जो होता है लगभग आपको होता है 45 करोड़ और बाकी होता है 90 करोड़। आज हमारे ई कॉमर्स यूजर्स कितने हैं? 80 करोड़। तो आप क्या बोल रहे हैं? अगर मैं मानता हूं कि हर अर्बन आदमी ई कॉमर्स यूजर है, उसके बावजूद 35 से 40 करोड़ यूजर्स रूरल मार्केट में ई कॉमर्स के हैं भाई साहब। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल सब्सक्राइबर की बात करते हैं या इंटरनेट यूजर्स की बात करते हैं, 120 करोड़ है। 120 करोड़ में मैं बोलता हूं सारे के सारे इंटरनेट यूज करते हैं अर्बन एरियाज में। उसके बावजूद लगभग 65 से 70 करोड़ यूजर्स, 65 से 70 करोड़ यूजर्स आपके गांव में हैं, रूरल एरिया में। How can you not win? How can you not sustain? Which means they have aspiration to consume, they have aspiration to move up their investment basket, consumption basket and income basket. एक और इंटरेस्टिंग सा, this is a study which was done that next year, हम 24 की बात कर रहे हैं क्योंकि 24 अभी बहुत दूर नहीं है, करीब 11.5 करोड़ कंज्यूमर्स आएंगे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। उसका सबसे बड़ा पॉपुलेशन 3.5 करोड़, लगभग 3 से 3.5 करोड़ जो न्यू कंज्यूमर्स आएंगे वो भारत में आएंगे। सो हाउ कैन यू नॉट मेक मनी? उसी तरीके से आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमने एक स्टडी की थी और ये स्टडी की मैं विवेक जी आपके साथ शेयर करता हूं। अगर भारत ऐसी जगह है तो आपको कभी लगता है कि भारत में उसी प्रोडक्ट के या उसी सर्विसेज के पी मल्टीपल इतने ज्यादा क्यों देते हैं? किसी भी ग्रोथ ज्यादा है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज्यादा है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेड ग्रोथ तो हो सकता है कि वेस्ट में भी हो, ओपन एआई या इन सारी जगह जहां पे तो ग्लोबल मार्केट्स है, फिर भी हम यहां पे पी मल्टीपल्स और ऑर्डिनरी बिजनेसेस का, नॉट टेक बिजनेसेस का भी ज्यादा देते हैं। क्यों? बड़ा सरल सा रीजन है। देखिए, जनरली किसी भी प्रोडक्ट की जो साइकिल होती है वो कैसे होती है? फर्स्ट अर्ली अडॉप्टर्स, then people who take it full-fledged, then growth, then saturation, then decline. Correct? भारत में fortunately ऐसी demographics है, मतलब we are the youngest country. We also know that between 15 years and 59 years, 2/3 of the population sustains, right? भारत ऐसा यूनिक कंट्री है जहां पे ग्रोथ कैन नेवर स्टॉप। व्हाई? आपको एक सिंपल सा समझाता हूं। हम लोग जब कंप्यूटिंग करते हैं डिस्काउंटिंग की, फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग की, तो जब हम कैश फ्लो डिस्काउंटिंग करते हैं
जो हमारा सिंपल सा वैल्यूएशन का मैट्रिक्स होता है कि हम आपके फ्यूचर कैश फ्लो 1, फ्यूचर कैश फ्लो FP1, FP2 ऐसे करके हम उसके बाद एक रेसिडुअल वैल्यू डालते हैं, राइट? टर्मिनल वैल्यू जिसको हम कहते हैं। हम क्यों डालते हैं? क्योंकि 11 साल 12 साल के बाद हमको लगता है कि वो डिक्लाइन हो जाएगा, राइट? अगर वो टर्मिनल वैल्यू हो ही नहीं, और वो टर्मिनल वैल्यू इसलिए नहीं हो क्योंकि उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर में ग्रोथ परपेचुअल हो, विच मींस योर ग्रोथ in the earnings will always be higher than the weighted average cost of capital. Correct. The terminal value actually exists because the weighted average cost of capital at one point in time matches the growth or the earnings growth. बरोबर है। ठीक है? अगर वो growth and weighted average cost of capital remains parallel lines always, which means that the gap is always maintained. तब तो टर्मिनल वैल्यू नहीं है। Terminal value नहीं है, which means that the P multiples can be higher. And Bharat is the only country which provides this opportunity. तो हमारे पूर्वज हमारे बिजनेस व्यापार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज बोलते थे। वो बोलते थे भारत में एक ऐसी विशेषता है जो किसी भी देश में नहीं देखी जाती। आप कोई भी अगर अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले 6 महीने आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आपके पास पैशन है, ग्रिट है, एंथुजियाज्म है। फिर आपकी कठिनाई शुरू होती है। आपका 181वां दिन, मतलब आपका 6 महीने समाप्त होने के बाद वहां से 18वें महीने आपकी सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा जंग, सबसे बड़ा आपका द्वंद्व शुरू होगा। कैसे सरवाइव करें? यू हैव टू बी इन द गेम टू विन द गेम, यू हैव टू बी इन द गेम टू विन द गेम। तो आप उस 1 साल समाप्त नहीं हो सकते। 18वां महीना पूरा किया, आपके द्वंद्व युद्ध समस्याएं कम होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपने 1100 दिन कंप्लीट किए, 1100 लगभग 3 साल आपके कंप्लीट हुए, आप एबिडा लेवल पर जितना आपका मार्जिनल कॉस्ट लेवल पे है, आप उस पे ब्रेक इवन हो जाएंगे। जैसे ही आपने 5 साल खत्म किए, 1750 दिन आपके खत्म हुए, आप पैट लेवल पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद समस्या शुरू होती है। When free cash flows start coming in, that's when our mental virus starts chasing unrelated businesses. This is the single biggest reason, not debt, not inheritance, not relations, not political linkage, not crony capitalism. The biggest cause why 2/3 of the listed companies are not able to break even their issue price after 10 years is wrong capital allocation. And if small business, large business only focus on adjacencies, on businesses which will enhance their EBITDA margin and which are related either in backward integration or forward integration, will thrive and become gigantic. Rest of the businesses slowly die. And we have enough and more examples. I will not take the stock names, but every business which moves out of Nifty, the churn is because of the wrong capital allocation. सही है। वन मोर एडवाइस मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा, प्लीज अवॉइड इन्वेस्टिंग इन conglomerates. Because conglomerates is one of the places where wrong capital allocation happens in perpetuity, and it's a normal human bias. Why? If my left hand is paining, what I'm going to do? I will lift my right hand, will ease it out. So good capital of shareholders goes in after the bad capital. And we have seen enough and more places. सही है। तो ये तो ही बात। अब जो आपने मुझसे प्रश्न किया था कि कैसे भुनाएं, कैसे हम इसको कैपिटलाइज करें, तो बड़ा सिंपल सा है। 2-3 तरीके हैं जो बहुत सारे गुरु, विश्व गुरु, बहुत सारे ज्ञान गुरु, बहुत सारे निवेश गुरु बोलते हैं। क्विक वैल्यू इन्वेस्टिंग, फिगर आउट व्हाट इज वर्किंग, फिगर इट व्हाट इज नॉट वर्किंग। यू प्ले द सुपर मैक्रो कमोडिटी साइकिल, कमोडिटी में खेलो। सम पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल्स। भाई साहब, आपको कैसे पता चलेगा कब कमोडिटी साइकिल
कब आने वाली है, कब जाने वाली है? आपको पता है आपकी इंटरेस्ट रेट साइकिल कब ऊपर होने वाली है, कब नीचे होने वाली है? आरबीआई को तो पता नहीं है, फेड को भी नहीं पता है, क्योंकि फेड भी इन्फ्लेशन देख करके डेटा डालता है। तो आप इंटरेस्ट रेट साइकिल खेलना चाहते हैं और यहां पे किसी को पूरे वैल्यू चेन में पता नहीं है, एंड यू आर थिंकिंग कि एक दिन आएगा। सिमिलरली कमोडिटी साइकिल में चाइना इज द लार्जेस्ट कमोडिटी प्लेयर। If China starts consuming more, the commodity prices increase, and if they supply more, and if they start dumping, automatically the commodity cycle collapses. How can you predict? So you have one thing very simple: either keep relying on the global commodity cycles, global economic cycles, global interest rate cycle, global small cap cycle, global large cap cycle, or participate in the ग्लोबल मैक्रो डोमेस्टिक साइकिल, भारत की मैक्रो साइकिल में इन्वेस्ट कीजिए। जो सेक्टर्स रेजिलिएंट है, कौन से सेक्टर्स? विश्व का सबसे बड़ा सेक्टर, विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है फाइनेंस। आज विश्व की अर्थव्यवस्था 106 ट्रिलियन डॉलर्स है, 41% फाइनेंस है, पैसा। उसी तरीके से अगर हम भारत में निफ्टी की बात करें तो करीब 35 से 36% बीएफएसआई है। तो अगर भारत को अच्छा करना है तो फाइनेंस को अच्छा करना ही पड़ेगा। सो प्ले फाइनेंस, प्ले बीएफएसआई, बट हाई क्वालिटी बिजनेसेस, क्योंकि बीएफएसआई में सिर्फ एक लोग छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या? पीपल जनरली गो लॉन्ग एसेट्स शॉर्ट लायबिलिटीज, लॉन्ग एसेट्स शॉर्ट लायबिलिटीज, बिकॉज हमने अभी बात की कि भारत कैपिटल डेफिसिट देश है। अगर कैपिटल डेफिसिट देश है तो लोगों को जिनको पैसा लेना है वो तो कतार में खड़े हैं ना, लेकिन उनसे पैसे वापस आना और लायबिलिटीज लाना इज अ चैलेंज। और 2018 का आप सिनेरियो देख लें, 2008 का सिनेरियो देख लें, 2022 का सिनेरियो देख लें, 2023 में जब सिलिकॉन वैली हुआ, हर जगह द प्रॉब्लम इज पीपल गो शॉर्ट ड्यूरेशन लायबिलिटीज and long duration assets, so asset liability mismatch. Jabki it should be reverse. Assets can be shorter, no problem. Liabilities cannot be short, because when you need the liability for solvency, who the hell will give you money? Then you have to borrow money, and if somebody doesn't give you money even at the top buck, you will file for bankruptcy. So that is the only thing which you have to see for. Otherwise the future is bright, the future is phenomenal. The second is tech-enabled businesses. So whether it is drones, whether it is AI-driven, whether it is defense, whether it is space tech, whether it is business tech, everything to do with not traditional businesses but technology-enabled. Technology-enabled, which essentially means that whether space, whether drones, whether business, whether defense, technology-enabled business. Because remember, the future belongs to technology. The next is discretionary demand. हम सबको पता है बिना डिस्क्रिशनरी डिमांड के तो आप भारत में, और अभी तो एकदम चांदी है। क्यों? 2 इलेक्शंस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 2024 मई में जो भारत में लोकसभा इलेक्शंस हैं। यू अंडरस्टैंड दैट द बॉटम ऑफ द पिरामिड मैक्सिमम स्पेंडिंग इज गोना हैपन, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड 4.5 साल सारे करप्ट पॉलिटिशियंस पैसा कमाते हैं, 6 महीने में उसको बांटते हैं। क्या बात है। और दूसरा इलेक्शंस जो आ रहा है वो नवंबर में आ रहा है, नवंबर 2024 में यूएस का, तो वहां पे भी जबरदस्त स्पेंडिंग होगी। तो इन बोथ द सेंस, बॉटम ऑफ द पिरामिड स्पेंडिंग, विच मींस डिस्क्रिशनरी डिमांड हैज टू डू। कंज्यूमर स्टेपल्स सेम थिंग, एज जो हमने डिस्क्रिशनरी डिमांड बोली उसमें रिवेंज स्पेंडिंग भी हो रही है, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, लोगों की चाहतें बढ़ रही हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, किसी को अध्यात्म नहीं चाहिए, सबको इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। इंस्टेंट हैप्पीनेस का एक सिंपल सा मंत्र है, जितना ज्यादा ओन करो थिंग्स, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं विवेक जी, वी जनरली स्पेंड आवर डिस्क्रिशनरी डिमांड ऑन थिंग्स which we don't need, which we don't want, but we acquire those things, those services to impress people whom we don't like. तो इसलिए कृपया करके, लेकिन वो बढ़ेंगी, मैं कितना भी समझाऊं, लेकिन वो तो बढ़नी है। फिर इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि अगर भारत और भारत की सरकार इतना सारा केपेक्स करेगी, उससे इतने सारे सेक्टर्स को होगा, तो देन इंडस्ट्रियल्स हैव टू डू वेल, कैपिटल गुड्स हैव टू डू वेल,
फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स हैव टू डू वेल, बिकॉज आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, उसमें कैपिटल्स है सबसे पहले। अच्छा, और नहीं फोन करते हैं, फोन नहीं, आप उठ करके थोड़ा सा दंत मंजन भी करते हैं, और रात में सोते हैं तभी भी आप गुड नाइट लगाते हैं। तो आपको दोनों तरफ आपको केमिकल चाहिए और फोन भी आपको चाहिए, तो इसीलिए आपका डिस्क्रिशनरी डिमांड हो गया। तो अब ये सारा का सारा, ये सारे के सारे सेक्टर्स में निवेश कीजिए, और आईटी के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो ये सारे सेक्टर्स में कीजिए, और अगले 10 साल के लिए फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, पैसा बनना निश्चित है। सिर्फ एक चीज से ध्यान रखिए कि प्रमोटर चोर नहीं होना चाहिए। इफ द प्रोमोटर्स इंटेंट इज टू फ्लीस, देन देयर इज नो वे यू कैन मेक मनी। एंड हाउ टू चेक दैट, मैं उसका भी आपको एक सिंपल सा बता सकता हूं। 2 सरल से काम कीजिए। सबसे पहला, पिछले 5 साल, पिछले 6 साल की कोई भी एक फाइनेंशियल वेबसाइट लीजिए, आपकी वेबसाइट या किसी की भी वेबसाइट लीजिए, उस पे कैश ईपीएस डाल दीजिए। कैश ईपीएस अगर हाई सिंगल डिजिट या अर्ली डबल डिजिट में ग्रो कर रही है, बस बड़ा सरल सा 5 साल कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं, कागर नहीं, कंपाउंडिंग नहीं, हर साल y on y, then it is all right, because cash EPS growth essentially means free cash flows बढ़ रहे हैं और earnings के साथ free cash flows बढ़ रहे हैं, then you're all right। 5 साल ये देख लेंगे तो आपको ज्यादा, आपका डूबेगा तो नहीं कंपनी, पैसा थोड़ा कम बने ज्यादा बने। तो दिस इज वन चेक। नंबर 2, स्किन इन द गेम। प्रमोटर का अगर स्मॉल कैप में, आप सबको स्मॉल कैप में ज्यादा है, स्मॉल कैप में जबरदस्त उत्साह है, इसीलिए लार्ज कैप की मैं बात नहीं कर रहा हूं। स्मॉल कैप में बड़ा सरल सा है, प्रमोटर स्किन इन द गेम 40-45% से 60% तक अगर स्किन इन द गेम है, वो प्रमोटर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो चोरी करेगा तो आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप सोचिए कि किसी प्रमोटर ने फिक्टिशियस सेल्स की, तो फिक्टिशियस सेल्स का काउंटर एंट्री कहां करेगा? रिसीवेबल्स में करेगा। वो रिसीवेबल्स जो कभी नहीं आएगा, रिसीवेबल्स बढ़ गया तो आपका पीबीटी बढ़ गया, पीबीटी बढ़ गया तो उस पर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ा है, ऐसा टैक्स जो आपके कैश के बिना आ रहा है, तो आपने पैट आपका बढ़ गया। लेकिन आप ये मुझसे पूछेंगे, यार ये तो प्रमोटर इतना चतुर है, ये तो फिक्टिशियस सेल्स कर रहा है, तो ये फिर टैक्स क्यों दे रहा है एक्स्ट्रा? आप ये मुझसे पूछेंगे। तो वो आपसे भी ज्यादा चतुर है, मेरे से भी ज्यादा चतुर है, तो वो क्या करेगा? अगर सपोज कीजिए उसने 100 रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स की, फिक्टिशियस सेल्स की, उसको उसने जो पीबीटी लेवल पे आते आते उसका सपोज कीजिए 60 रुपए का पीबीटी बढ़ गया, उस पे उसने 25% टैक्स दिया, तो 15 रुपए चले गए, 45 रुपए का उसका पैट बढ़ गया। अब उसने 15 रुपए तो एक्स्ट्रा टैक्स दिया उसके 100 रुपए की सेल्स पर, ठीक है, 15 रुपए तो उसकी जेब से एक्चुअल कैश गया। उसको मिला क्या? उसको यह मिला कि कभी भी जो पैट होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, पैट का पी मल्टीपल होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर उसकी 50% की ओनरशिप है, अगर उसका 30 भी पी मल्टीपल है, तो उसको 45 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो आपका सीधा सीधा 1050, मतलब उसका आधा, मतलब कि 525। तो उसने कितना दिया था? हमने अभी बात किया था 15 रुपए दिए, उसको मिला कितना? 525 रुपए का मार्केट कैप। 20 से हमने मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, बट ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बड़ा सिंपल सा, तो इसलिए ये चतुराई करते हैं। तो इसलिए आप ऐसे प्रमोटर से, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो लीकेज करे। वो फिक्टिशियस सेल्स कर सकता है, लेकिन वो हमेशा पैट को बॉइंट रखेगा, वो कभी भी पैट को कम नहीं करेगा। एक मैंने फेस टू फेस किया था लास्ट वीकेंड, ये रिलीज हुआ है नितिन मंगल का। अच्छा, नितिन मंगल, हाँ, आपको सुना होगा? हाँ, तो उनका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, मैंने रिकॉर्ड किया है। फेमस आदमी। उन्होंने जो रेड फ्लैग कैसे आइडेंटिफाई करे, चोर प्रमोटर कैसे आइडेंटिफाई करे, जबरदस्त 1.5 घंटे तक जो उन्होंने ज्ञान दिया ना, मजा आ जाएगा। आप भी वो वीडियो देखिएगा, आपको समय मिले तो। पर सर ये तो मतलब मुझे ना एक और सेशन चाहिए, ये हो नहीं पा रहा है, बिकॉज इतना कुछ आपसे लेने को है और ये इतना में तो हो नहीं पाएगा। तो एक और ट्रिप आपका कलकत्ता चाहिए। करेंगे ना? हाँ, करते हैं, क्योंकि इतना तो थोड़ा तो ओवरलोड हो रहा है मेरे लिए और रात भी बहुत हो गई। नहीं, तो ठीक है। और आपका भी समय, मेरे को पता है आपको भी फ्लाइट पकड़ना है। तो इसको फिर रैप करते हैं। तो इसको कैसे रैप करें? इसको बस ऐसे ही रैप करते हैं, आप कमिटमेंट दे दीजिए कि आप जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, एक और वीडियो तो के हम लिए करते हैं दिसंबर, इवन जैन में डेफिनेटली करेंगे। लवली, जैन में डेफिनेटली करेंगे। लवली, बिकॉज इतना कुछ है इनसे सीखने के लिए। आई थिंक हमने सिर्फ टिप ऑफ दी एक आइसबर्ग देखा आपका, और डीप जाना है मेरे को, एक में जाना अंदर, क्योंकि अभी तो हमने लिस्ट बना दिया,
बट मुझे पता है आपसे मैं और BFSI के बारे में ले सकता हूँ, और IT के बारे में ले सकता हूँ, और थीम्स के बारे में बात कर सकता हूँ। तो एक और वीडियो जरूर लवली दोस्तों। तो ये सॉरी पहली बार कर रहा हूँ ये, बट देखिए मन नहीं भर रहा तो क्या करूँ, और समय का तो एक पाबंदी है ही, क्योंकि इनको फ्लाइट पकड़नी और हो गई है रात। तो तो अपने मिलते हैं फिर एक और वीडियो जल्दी इनके साथ रिकॉर्ड करूंगा। मज़ा बहुत आया होगा आपको। और सर आप ट्विटर में हैं क्या? हाँ, मैं ट्विटर पर। तो सर का ट्विटर का हैंडल मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे में। तो आप इनको फॉलो कीजिए। सर आपका यहाँ पर है तो दिखाई दीजिए हमको। अरे इतना कुछ रह गया। ये है सर का ट्विटर का हैंडल, बीन्स वर्ल्ड। अमेजिंग। तो आप इनको फॉलो कीजिए, सिद्धार्थ को फॉलो कीजिए। एंड व्हाट अ लवली बुलिश पर्सपेक्टिव। आप क्या बीजेपी ज्वाइन करना है? नहीं मैं भारत हूं और मैं भारत के साथ ही रहूंगा। मैं भारतीय हूं। अच्छा। मैं भारत को ही ज्वाइन करूंगा और ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, भारत से लेना देना इनका। जोक्स अपार्ट, इट वाज ग्रेट, लवली मीटिंग यू, लवली नोइंग यू। और बस यहाँ विवेक जी आपने हमको आने का निमंत्रण दिया, आपके मैं दर्शकों से मिल पाया, उनसे साक्षात्कार हो सका। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है आपसे भी, जो मैंने कहा, हम सब की ईश्वर पे बड़ी कृपा है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर जहां पर भी बन सके आप छोटा, चाहे वो निफ्टी में निवेश हो, चाहे किसी भी तरीके का निवेश हो, जो द वीकेस्ट लिंक, द पुअरेस्ट लिंक, द मोस्ट अंडर प्रिविलेज लिंक, उसके लिए भले ही आपको पहला 500 रुपए, पहला 5,000 रुपए आपको अपनी जेब से देना पड़े, बट गेट देम टू पार्टिसिपेट इन द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, बिकॉज इफ दे डू नॉट गेट प्रॉस्परस, भारत नेवर विल बिकम प्रॉस्परस। लवली, वेरी वेल सेड। आई थिंक हम लोग एक मुहिम चालू करेंगे जहां हम कहेंगे कि भाई आप जिसको भी जानते हैं, अंडर प्रिविलेज हो या जिनके पास पैसा नहीं हो, एक 500 रुपए का SIP चालू कराई दो यार। एकदम है ना, एकदम। अल्टीमेटली 500 रुपए तो इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से 500 तो बहुत बड़ा गड़ा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। लवली, थैंक यू सर, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू विवेक जी। ये था दोस्तों एक और जबरदस्त वीडियो आपके लिए और मेरे लिए भी और पूरे भारत के लिए। तो आपको बस एक ही काम करना है, हम लोग तो कर लिए अपना काम, आपको इसको शेयर करना है। जितना आप शेयर करोगे उतने भारत तक पहुंचेगा, उतना पॉजिटिविटी पहुंचेगी और हम सब बस एक ही काम करेंगे, हैप्पी रहेंगे। हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी ऑल एस्पायर, नो, एंड आवर कंट्री नीड हैप्पीनेस। हमको क्रिकेट वर्ल्ड कप में नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं है, 11 में से 10 तो जीते, उससे तो खुश रहो। तो इंडिया यहाँ से जीतने के लिए तैयार है। अब आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.